हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और हम आपका अपने इस रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं साथियों, देखिए आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो 10th की केमिस्ट्री जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस है आपकी, उसी 10th की केमिस्ट्री यूपी बोर्ड को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। तो आज की इस क्लास में से अब हम आज को शुरू करने चल रहे हैं कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक जान लीजिए, एक बहुत ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जिसको आप आत्मा कह सकते हो, ये है आपकी। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको सही से पढ़ना है, जान लीजिएगा, तो उनका नामकरण करना सबसे महत्वपूर्ण होता है या जरूरी होता है। इसीलिए हम पूरे उस सिस्टम को जानेंगे और वह किस तरीके से हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया करते हैं, मतलब उनकी कौन सी निरर्थक नाम पद्धति है और फिर कौन सी आपकी अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, इन सभी पद्धतियों के बारे में जानेंगे। हम ये जानेंगे कि एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल क्यों कहते हैं, एथेनॉल एथिल अल्कोहल है उसको एथेनॉल क्यों कहते हैं। तो ये सब आपके जो यूपीएससी नेम हुआ करते हैं और आपके यहाँ एग्जामिनेशन में इससे संबंधित क्वेश्चन भी आता है। इसीलिए आप लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा। नॉमेनक्लेचर वाला सिस्टम पूरा जान दीजिए, इसको आप पूरा एकदम शुरू से देखेंगे तभी पूरी बातें समझ में आएंगी। ये कोई थ्योरी नहीं है कि इसमें आप केवल रट लीजिएगा तो वही एग्जाम में आएगा, आप उसको हल कर सकते हो। इसमें होता क्या है कि इसमें आपको अलग अलग तरीके से क्या हुआ करता है, नॉमेनक्लेचर दिए रहते हैं और जब तक आप जैसे ग्रामर पढ़ते हो, आप उसमें नियम होता है, उस नियम के अकॉर्डिंग ही काम किया करते हो, वैसे यहाँ पे भी होता है। आपको सारे नियम मालूम होने चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, नामकरण कर पाओगे उसका। तो हम देर नहीं किया करते हैं, एक बढ़िया सी आपके पास नोट्स है, वहां पे इसको आइए तैयारी कीजिए। इसलिए मैंने संयोजकता वाला टॉपिक पूरा क्लियर किया है। अब आपको स्ट्रक्चर बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सारी बातें आपको मैंने पहले से ही क्लियर कर रखा है। तो यहाँ पे हमारी एक प्यारी सी खूबसूरत हेडिंग लगेगी, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। पहली चीज यही ध्यान देंगे, सबसे पहली चीज जो आपके लिए आने वाली है, जान लीजिएगा, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। पहली हेडिंग लगाइए बढ़िया से, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बनिक यौगिकों को जो नामकरण किया जाता है, मैंने जैसे पहले ही बताया था कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण जो किया जाता है, इसकी दो पद्धतियां क्या दी हैं, दी गई थी। इसमें कार्बनिक यौगिकों की दो पद्धतियां हुआ करती थी, जिसमें पहली जो है उसको हम लोग निरर्थक या सामान्य पद्धति कहा किया करते हैं, और दूसरी जो हुआ करती है उसी को हम लोग अंतरराष्ट्रीय या आईयूपीएसी पद्धति या कह सकते हो आईयूपीएसी पद्धति या जिनेवा पद्धति के नाम से क्या किया करते हैं, जानते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण किया जाता है उसके लिए कौन सी दो पद्धतियां क्या की गई थी, दी गई हैं। पहली कौन सी है, निरर्थक नाम पद्धति, और दूसरी कौन सी पद्धति है आपकी, आईयूपीएसी, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अंतरराष्ट्रीय शुद्ध अनुप्रयुक्त रसायन संघ जो हुआ करता है, आईयूपीएसी का पूरा नाम हुआ करता है। हम पूरा आपको एकदम डिटेल बताएंगे, आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, और जो हम यहाँ पे क्लास में आपको अटेंड कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, इसको आप मैच कर लीजिएगा तो आपको पता लगेगा कि बुकों में कैसे दिया गया है और हम आपको किस तरीके से क्या कर रहे हैं, पूरा बताएंगे। एकदम पूरा हम निचोड़ निकाल के रख देंगे। और जो एक चीज सबसे बड़ी चीज ये भी होती है कि 12th में भी है, जान लीजिए, 12th में इसका एडवांस रूप है। जो ये आपकी नॉमेनक्लेचर सिस्टम है, 12th में इसका एडवांस रूप है। वहां पे 12th की केमिस्ट्री जो सेकेंड पेपर है पूरी इसी पे ही है, जान लीजिएगा। और जो बच्चे इसको यहाँ से नहीं पढ़ रहते हैं वहाँ उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसीलिए आप लोग इस चीज को क्या किया करिएगा, जानिएगा यहाँ पे। तो आपको मैंने बताया क्या, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की दो पद्धति प्रस्तुत की गई है या दी गई हैं। कार्बनिक यौगिकों के जो नामकरण की दो पद्धतियां क्या की गई हैं, प्रस्तुत की गई हैं या दी गई हैं।
अब जो इनके नॉमेनक्लेचर का सिस्टम हुआ करता है, इसके अंतर्गत दो सिस्टम हैं, दो पद्धतियां हैं। पहली जो है आपकी, वो है आपकी फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा, निरर्थक। क्या है आपकी? निरर्थक या सामान्य पद्धति। सबसे पहला जो है ये सिस्टम जो दिया गया है, उसको हम लोग कहा करते हैं ट्रिवियल सिस्टम। क्या कहा करते हैं? ट्राइवल सिस्टम के नाम से जाना किया करते हैं। ये जो सबसे पहला सिस्टम है आपका, कौन सा? ट्राइवल सिस्टम, ये सबसे पहला है आपका, जान लीजिएगा। और दूसरी जो पद्धति दी गई है उसको हम लोग कहा किया करते हैं, दूसरी जो पहली तो हो गई आपकी निरर्थक या सामान्य पद्धति, और दूसरी कौन सी है आपकी? IUPAC, ये जान लीजिएगा, या इसी को हम लोग कहा करते हैं जिनेवा पद्धति। ये पद्धति जिनेवा में क्या हुई थी? जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो जिनेवा में है, तो वहां पे ये पद्धति क्या, आज भी जानते हो संयुक्त राष्ट्र संघ का काम क्या होता है, जो विभिन्न प्रकार के अंतरराष्ट्रीय मामले हुआ करते हैं उसका वो न्याय वही किया करता है। तो वैसे ये भी बताएंगे कि क्यों ये जिनेवा में ही डेवलप हुई, सारी चीजें आपको डिटेल देंगे यहाँ पे। तो IUPAC या इसको हम लोग क्या कहा किया करते हैं? जिनेवा सिस्टम के नाम से जाना करते हैं, या इसका एकदम शॉर्टकट नेम है IUPAC, ये सिस्टम है, जान लीजिएगा। तो आपको कुछ चीजें समझ में आई। सबसे पहली चीज, कार्बनिक यौगिकों के जो नामकरण की जो पद्धतियां दी गई हैं उसमें दो सिस्टम दिया गया है। पहला जो हुआ करता है उसका नाम है निरर्थक या सामान्य पद्धति, ट्रैवल सिस्टम या जनरल सिस्टम, जान लीजिएगा। और दूसरी जो हुआ करती है IUPAC, या इसी को हम लोग अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कह सकते हो, और या इसको हम लोग जिनेवा पद्धति के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम हुआ था ये जिनेवा में क्या हुआ था? डेवलप हुआ था, इसीलिए इसको हम जिनेवा पद्धति भी कहते हैं। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अंतरराष्ट्रीय शुद्ध अनुपयुक्त रसायन संघ। अभी एकदम पूरा हिंदी वगैरह सब कुछ समझा देंगे आपको, लेकिन अभी पहले इतना जान लीजिए कि इतना आपको पहले इतना समझ में आना चाहिए। तो दो पद्धतियां दी गई हैं, पहली कौन सी है? निरर्थक या सामान्य पद्धति, ट्रैवल सिस्टम, और दूसरी है IUPAC या कौन सी है आपकी? जिनेवा पद्धति। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले सिस्टम की, जिसको हम लोग कहा करते हैं निरर्थक या सामान्य पद्धति। अब जो ये निरर्थक या सामान्य पद्धति है, इसके बारे में हम क्या करेंगे? डिटेल जानेंगे। सबसे पहली चीज ये ध्यान दीजिएगा, जैसे ये शब्द होता है, एक आप लोगों ने हिंदी में शब्द पढ़ा होगा, सार्थक शब्द होते हैं कुछ, और कुछ निरर्थक शब्द होते हैं। जैसे पानी सार्थक शब्द है, लेकिन ओनी क्या है? निरर्थक शब्द है। लोटा ओटा, रोटी ओटी। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो शब्द को अच्छे लगने के लिए उनके साथ बोले जाते हैं, लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं है, ये भी आप ध्यान दीजिए, इसलिए उसको निरर्थक शब्द कहा किया करते हैं। तो वैसे ही क्या किया जाता है, जो ये निरर्थक का मतलब है और ये सामान्य पद्धति, इसमें क्या किया जाता था कि कोई कार्बनिक यौगिक जहां से वो प्राप्त हुआ करता था, उसका कोई प्राकृतिक क्या हुआ करता, जो था स्रोत हुआ करता था, या किसी उसके विशेष गुण के आधार पर ही उसका क्या कर दिया जाता था? नामकरण कर दिया जाता था, जिसका कोई कहां से लिया गया, कैसे क्या होता था, उसका कोई सिस्टम ही नहीं रहता था। यही जान लीजिए, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते थे? निरर्थक नाम पद्धति कहते थे। और जानने के लिए ये बता दे रहा हूं, ये बाद में ये पद्धति फेल हो गई, तभी तो आपकी वो पद्धति आई, कौन सी? IUPAC पद्धति आई। तो मैंने ये बताया क्या कि इस पद्धति के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का नामकरण उसके किसी स्रोत या विशेष लक्षण के आधार पर क्या है? कर दिया जाता था, और जिसका कोई, जान लीजिएगा, एक क्लियर क्या होता था कि इसी हिसाब से हम सबका कर लेंगे, कोई एक निश्चित क्या हुआ करता था? सिस्टम नहीं हुआ करता था। इसीलिए तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? निरर्थक नाम पद्धति। अब जैसे इस पद्धति के अनुसार कुछ कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया गया। पहला था उसमें मेथेन। उन्होंने कहा मेथेन जो होता है नम एवं दलदली स्थानों या सड़ी गली वस्तुओं एवं दलदली स्थानों पर पाई जाती है, इसीलिए मेथेन को मार्स गैस कह दिया, जान लीजिए। मेथेन को क्या कहा? मार्स गैस उन्होंने नाम दे दिया। फार्मिक अम्ल जो हुआ करता है, ये लाल चींटी जो होती है, आप देखते होंगे लाल चींटी, उसके अगर डंक जो होते हैं, नेटल्स होते हैं, जब आपके डंक काट लेती है तो आपकी जलन होने लगती है। तो उसके कारण क्या होता है? उसके जो एंटीना होता है, उसके जो डंक होते हैं, उसमें फार्मिक एसिड पाया जाता है। तो उन्होंने क्या बताया
कि जो ये फार्मिका लाल चींटी होती है, इसमें ये एसिड पाया जाता है, इसलिए इसका नाम फार्मिक एसिड है। लाल चींटी के आसवन से क्या हुआ करता था, फार्मिक एसिड प्राप्त होता था, इसीलिए उसको हम लोग फार्मिक एसिड नाम दे दिया करते थे। ऐसे ही क्या बताया, गन्ने का रस का क्या किया जाता था, एसिटोबैक्टर जीवाणु की उपस्थिति में अपघटन किया जाता था, तो सिरका बनता था, एसिटिक अम्ल, इसीलिए उसको सिरके का अम्ल कह दिया लोगों ने, जान लीजिएगा। तो अलग अलग जैसे लकड़ी हुआ करती है, उसका क्या किया जाता था, काठ स्प्लिट का क्या किया जाता था, संश्लेषण किया जाता था। तो वहां से क्या प्राप्त हो जाता था आपका, एक तरीके से वहां से मेथिल रेडवुड, जिसको हम लोग मेथिल अल्कोहल कहा किया करते हैं। तो ये सिस्टम जो हुआ करता था, कार्बनिक यौगिकों का जब नॉमेनक्लेचर किया करता था, तो वो उसके अकॉर्डिंग वह किसी उसके एक विशेष लक्षण या तो उसके नेचुरल सोर्स के आधार पर कर दिया करता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे कह दिया सड़े गले स्थानों से ये चीज प्राप्त हुआ करती है, तो वहीं से एक के साथ कई प्राप्त होने लगे, तब तो वहां पर यह सिस्टम आपका क्या होता गया, असफलता इसको मिलती गई। अब ये सड़ी गली स्थानों पर क्या मेथेन ही होती है, उसके अलावा कुछ और गैसें भी हो सकती हैं, तो वहां पर यह सिस्टम आपका क्या होता गया, असफल होता गया। तो इसीलिए जब यह सिस्टम असफल होता गया, जान लीजिएगा, तो सारे वैज्ञानिकों के सामने समस्या हुई, दिन ब दिन कार्बनिक यौगिकों की खोज बढ़ती गई, अलग अलग कार्बनिक यौगिक पर डे खोज में आते रहे, जान लीजिए। तो सारे वैज्ञानिकों ने क्या किया, कहा यार तो आपके लिए समस्या उत्पन्न होती, जैसे भी आपके घर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो सारे मालिक इकट्ठा होंगे और उस समस्या को दूर करते हैं। तो वैसे जितने भी वैज्ञानिक थे उस समय, उन सभी वैज्ञानिकों के सामने ये प्रश्न उठा कि अब जो ये कार्बनिक यौगिकों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है, इनका नॉमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाए। तो सभी वैज्ञानिक क्या किए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है जिनेवा, वहां पर सभी वैज्ञानिक जाते हैं और जा करके फिर बैठक करते हैं, और बैठक करने के बाद उस सिस्टम जो कमेटी बैठाई जाती है, उसमें उस पद्धति का नाम लिया जाता है IUP या IUC। पहले उसका नाम क्या दिया जाता है, IUC नाम दिया जाता है, इंटरनेशनल यूनियन केमिस्ट्री, अंतरराष्ट्रीय रसायन संघ, बस केवल यही नाम दिया जाता था। और इस पद्धति के हिसाब से क्या किया गया, फिर एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति को बनाया गया, जिसको IUC पहले नाम दिया गया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि समयानुसार इस पद्धति में क्या हुआ जाता था, कुछ चेंजेस होते रहते हैं, जैसे कुछ समय अनुसार अलग अलग टाइम पे क्या होता रहता है, इसमें संशोधन होता रहता है, जैसे कुछ नए संभावनाएं संपन्न होती हैं, कुछ नए ऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं, तो उनका अगर उस सिस्टम में नामकरण नहीं होता है, तो इसीलिए जब सिस्टम में आता है, तो बाद में इसी IUC को, इंटरनेशनल यूनियन सिस्टम को बाद में चेंज करके क्या बना दिया गया, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के नाम से क्या कर दिया गया, इससे जाना गया, और फिर ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गई, और इसीलिए इसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। तो अब कुछ बातें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी कि इसका इतिहास क्या है, इसका कारण क्या है कि दोनों पद्धतियां क्यों आई। तो अब आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिए हमारी बात को, चलिए यहां से ध्यान दीजिए। निरर्थक नाम पद्धति की बात करते हैं, इसमें आप ध्यान दीजिए। इस पद्धति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस पद्धति के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, इस पद्धति के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, अब यहीं से चाहे आप कह सकते हो उनके विशेष गुण, कोई एक स्पेशल प्रॉपर्टी देख लिया करते हैं, उनके विशेष गुण एवं प्राकृतिक, जो नेचुरल सोर्स या सोर्स केवल कह दीजिए बस, एवं स्रोत के आधार पर कर दिया जाता था, स्रोत के आधार पर किया जाता है या किया जाता था, बस यही पता जान लीजिए। जो ये सिस्टम आई है आपकी, ये निरर्थक या सामान्य पद्धति, इस पद्धति के अनुसार क्या किया गया, जो कार्बनिक यौगिक हुआ करते हैं, इनका जब नॉमेनक्लेचर किया गया, तो वो बताया गया कि उनके कोई एक स्पेशल कैरेक्टर, जान लीजिए, या तो उनके क्या हुआ करता है, जो सोर्स हुआ करते हैं, उसी के ही आधार पर क्या किया जाता था, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल्स, कुछ हम एक आध दो एग्जाम्पल्स आपको बता दे रहे हैं, ताकि आपको इस चीज की भी क्या रहे, जानकारी रहे। इसमें पहला एग्जाम्पल क्या हुआ करता है, जैसे मैंने ये बताया, लाल चींटी। जो लाल चींटी हुआ करती है, इसका जो वैज्ञानिक
नाम होता है वो होता है फॉर्मिका। क्या होता है? फॉर्मिका। लाल चींटी से या फॉर्मिका, लाल चींटी को क्या कहते हैं? फॉर्मिका से प्राप्त होने वाले अम्ल को, लाल चींटी या फॉर्मिका से प्राप्त होने वाले अम्ल को, ध्यान दीजिएगा, क्या नाम दिया गया जानते हो? फॉर्मिक अम्ल। क्या नाम दिया गया? फॉर्मिक अम्ल। और ये इसलिए देखिए, अब फॉर्मिक अम्ल कहां से आया? इस फॉर्मिका से आया। अब ये इससे ये प्राप्त होती थी, इसका सोर्स हो गया। इसी के आधार पे ही क्या कर दिया जाता था, इसको कह दिया जाता था कि जो लाल चींटी से प्राप्त हुआ करता है उसको फॉर्मिक एसिड कह दिया कर देते हैं। तो लाल चींटी से जो प्राप्त होता था उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH। ये ध्यान दीजिएगा। तो लाल चींटी से प्राप्त होने वाले अम्ल को क्या नाम दे दिया गया? फॉर्मिक अम्ल नाम दिया गया। ये हो गया, ध्यान दीजिए। दूसरा एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, मेथेन को क्या कहा गया? मार्स गैस। क्या कहा गया? मार्स गैस कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि वो क्या हुआ करती है, जैसे कोई वस्तुएं होती हैं वो जब सड़ने गलने लगती हैं तो वहां पे क्या हुआ करती है? मेथेन गैस उत्पन्न होती है। तो इसीलिए क्या हुआ करता है, मेथेन को क्या नाम दे दिया उन्होंने? मार्स गैस नाम दे दिया। तो इसके लिए जो दूसरा सिस्टम है, ये ध्यान दीजिएगा, मेथेन का फार्मूला आपको मैंने शुरू में बताया था CH4। मेथेन को मार्स गैस, ये चीज याद रखिएगा, मेथेन को प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। मेथेन को क्या नाम दिया गया? मार्स गैस। अब मार्स गैस का मतलब क्या होता है जानते हो? दलदल। क्या होता है? दलदल। मार्स माने। तो ये मेथेन को क्या नाम दिया गया? मार्स गैस नाम दिया गया। मेथेन को क्या नाम दिया गया? मार्स गैस नाम दिया गया, क्योंकि यह सड़ी गली वस्तुओं एवं दलदले स्थानों पर पाई जाती है। दलदली भूमि में पाई जाती है। अब ऊपर लिखना पड़ेगा माय डियर, ऊपर हम मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। दलदली भूमि में या जगहों पर पाई जाती है। बस ये हो गया। इतनी चीज आपको, दो एग्जाम्पल आपके लिए सफिशिएंट है। इसके बाद तो बहुत एग्जाम्पल है, मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये पद्धति क्या हुई, फिर आपको मैंने क्या बताया कि जब कार्बनिक यौगिकों की जो संख्या हुई बढ़ती हुई गई, तो ये पद्धति क्या हुई, निरर्थक नाम पद्धति, बाद में कार्बनिक यौगिकों के नामकरण करने में ये असफल हो गई। और जब कोई असफल हुआ करता है तभी उसको नई चीज की आवश्यकता भी पड़ती है, ये भी जान लीजिए। कहावत नहीं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब तक आपको आवश्यकता नहीं होगी तब तक आप किसी भी प्रकार के काम नहीं करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको आवश्यकता यही है कि आप पढ़ाई करें, तभी आप किताबों को ढूंढेंगे, तभी आप क्लास ज्वाइन करेंगे, तभी आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे और तभी आप एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पर डे पढ़ाई भी करेंगे। लेकिन जब आपको पढ़ना ही नहीं है, घूमना है, तो फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, जान लीजिए। तो वैसे ही जब ये सिस्टम क्या हुआ, फेल हो गया। बाद में ये चीज मैंने बताया कि आपको ध्यान दीजिएगा कि बाद में इस पद्धति को क्या हुआ, यह पद्धति यहां लिख सकते हो लेटस, बाद में यह पद्धति असफल रही या असफल हो गई। क्या हो गई, बाद में यह पद्धति कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में असफल हो गई। और जब ये असफल हुआ तभी दूसरी सिस्टम आई आपकी। तो इतनी बात तो दिमाग में आपके बैठा ही दिया मैंने कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं भैया, इनका जो नामकरण किया जाता है, इनके नामकरण की मुख्यतः कितनी है, दो पद्धतियां हैं आपकी। पहली है सामान्य या निरर्थक नाम पद्धति और दूसरी है आपकी IUPAC पद्धति। अब आपने देख लिया सामान्य या जो निरर्थक नाम पद्धति है कि इस पद्धति के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण किया जाता है उनके किसी विशेष गुण एवं सोर्स के आधार पर क्या है किया जाता है। जैसे आपको मैंने एक उदाहरण बताया, लाल चींटी जो होती है उसका फॉर्मिका होता है, फॉर्मिका से
से प्राप्त होने वाले अम्ल को क्या नाम दिया गया? फॉर्मिक अम्ल नाम दिया गया। ऐसे मेथेन जो हुआ करता है CH4 को मार्स गैस नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि जो मार्स मतलब होता है दलदल, ये क्योंकि ये सड़ी गली वस्तुओं एवं दलदली स्थानों पर क्या हुआ करती है? पाई जाती है। ऐसे गन्ने के रस का अगर हम एसिडोबैक्टर जीवाणु की उपस्थिति में सेवन करते हैं तो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, इसीलिए उसको एसिडोबैक्टर से मिला के एसिटिक अम्ल नाम दे दिया गया। आप लकड़ी के का क्या करते हो? भुवंजक आसवन करते हो तो वहां से मेथिल रेडवुड या मेथिल एल्कोहल नाम दिया गया। ऐसे अलग अलग कुछ नाम दिए गए, जान लीजिए। जो आपके खट्टे फल हुआ करते हैं, जैसे नींबू हुआ करता है, तो उसमें जो प्राप्त होने वाला जो अम्ल होता है उसको साइट्रिक अम्ल नाम दिया गया। तो ऐसे कुछ थे, लेकिन बाद में ये सिस्टम उतना अच्छा नहीं रहा, इसीलिए ये क्या हुई? कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की यह पद्धति बाद में क्या हो गई? असफल हो गई। और जब असफल हो गई तो दूसरी पद्धति आई आपकी, कौन सी? IUPAC या जिनेवा पद्धति। तो हम लोग इसके बारे में आप जानेंगे, जान लीजिएगा। इसको हम इरेज कर रहे हैं भैया, इसको आप बढ़िया समझिए और मैं जितना बता रहा हूँ एकदम कहानी की तरह इसको सुनिए, और तब तो फिर मजा आएगा। नहीं तो फिर ऐसे आप लोग खुद जानिए कैसे तरीके रहेंगे। मेरा यार दिलदार बड़ा सोना, ये ध्यान दीजिएगा सब लोग। अब इसमें जो हम आगे बताने वाले हैं, आगे ये बताएंगे आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा कि IUPAC पद्धति क्या है, ये क्या सिस्टम था, इसके अकॉर्डिंग कैसे क्या किया जाता था, नामकरण किया जाता था। तो आपको हम बता रहे हैं दूसरी पद्धति, लिखिएगा यहां पे IUPAC पद्धति। पहली चीज, सबसे पहली चीज ध्यान दीजिएगा, IUPAC का पूरा नाम ध्यान दीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय, पहले यही जानिए, आपको नाम नहीं जानते रहेंगे, शुद्ध अनुपयुक्त अंतरराष्ट्रीय शुद्ध अनुपयुक्त या अनुप्रयुक्त, चार्ट भी काम नहीं देते, अनुप्रयुक्त रसायन संघ, ये इसका पूरा नाम है। हिंदी में पहले ध्यान दीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय, यहां से इन्वर्टेड कॉमा लगेगा और यहां तक देख लीजिएगा, ये इसका नामकरण है, अंतरराष्ट्रीय शुद्ध अनुपयुक्त और फिर क्या है? रसायन संघ। अब इंग्लिश में लगा रहा हूं, इंग्लिश क्या लिखोगे? इंग्लिश में लिखा जाता है इंटरनेशनल यूनियन। क्या होता है? इंटरनेशनल, सॉरी, इंटरनेशनल मीन्स क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय, और फिर क्या हो गया? यूनियन। इंटरनेशनल, फिर क्या हो गया आपका? यूनियन, और फिर क्या है आपका? ऑफ प्योर एंड अप्लाइड, APPIED, अप्लाइड केमिस्ट्री। ये देखिए पूरा नाम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। पहले इतना ध्यान दीजिएगा, इसलिए पहले लिखवा रहा हूं, IUPAC का पूरा नाम क्या था? इस चीज को देखिए, अंतरराष्ट्रीय शुद्ध अनुपयुक्त। इंटरनेशनल यूनियन माने होता है संघ, प्योर माने होता है शुद्ध, एंड माने और, अप्लाइड माने अनुपयुक्त, और केमिस्ट्री माने केमिस्ट्री, जानते ही हो। तो इसका जो पूरा नाम हुआ वो क्या हुआ? अंतरराष्ट्रीय यूनियन, सॉरी, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। ये जान लीजिए, पहली चीज तो यही आप जान लीजिएगा कि फुल नेम्स ऑफ IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। ये चीज ध्यान दीजिए। हिंदी में क्या कहोगे इसको? अंतरराष्ट्रीय शुद्ध अनुपयुक्त रसायन संघ। इतना बड़ा तो इसका नाम है, और जब नाम इतना बड़ा है तो काम कितना बड़ा होगा, अब आप विचार कीजिए। इसलिए कहते हैं नाम के हिसाब से अपना काम भी किया करो, ये दिमाग में रखिएगा। इतना नाम इसका अच्छा है, इतना बड़ा सिस्टम इसका नाम किया गया है, तो ये कितनी सिस्टमैटिक होगी अपने आप में, खुद आप विचार करके कभी देख लीजिएगा इसको। तो अगली चीज आपको बताए, यह पद्धति मैंने आपको बताया क्या, ये जो पद्धति है ये कहां पे? 1858 में,
कहाँ पद्धति ये हुई थी सबसे पहले? 1858 में। कहाँ पे? ये जिनेवा में। कहाँ विकसित की गई थी? जिनेवा में विकसित की गई थी। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? जिनेवा पद्धति कहते हैं। विकसित हुई थी, अतः इसे, ये चीज ध्यान दीजिएगा, अतः इसे कौन सी पद्धति कहते हैं भैया? जिनेवा पद्धति कहते हैं। सो इट इज कॉल्ड जिनेवा सिस्टम बिकॉज दीज आर डेवलप इनटू जिनेवा। जिनेवा पद्धति भी कहते हैं। ये चीज तो आपको इतना समझ में आना चाहिए। IUPAC, या इसको आप लोग क्या कह सकते थे यहाँ पे? जिनेवा पद्धति। जिनेवा ये सिस्टम है, जान लीजिएगा। तो ये आपका सिस्टम यहां से क्या हुआ करता है? ये आपका कंप्लीट होता है। इतनी चीज तो पहले क्लियर कीजिए और एकदम आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा है, आप लोगों का चल रहा है सारा कार्यक्रम। बस केवल इतना ही कि आप क्या किया करो कि जितना हमने लेक्चर आपको पढ़ाया हुआ है उसको आप लोग नोट्स प्रिपेयर किए हो, तो आपको टाइम मिले तो आप टाइमिंग के हिसाब से उसको पर डे प्रिपेयर किया करो। पर डे उसको आप प्रिपेयर किया करने का मतलब आप उसको लर्न कीजिए, उसमें जो टॉपिक हो उसको क्लियर कीजिए, ताकि आपको फिर आगे प्रकार की जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न न रहे। तो इतना चीज तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि IUPAC का पूरा नाम अंतरराष्ट्रीय शुद्ध अनुपयुक्त रसायन संघ, इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। और यह पद्धति 1858 में क्या हुई थी? जिनेवा में विकसित हुई थी। अतः इस पद्धति को हम लोग किसके नाम से जाना किया करते हैं? जिनेवा पद्धति के नाम से क्या किया करते हैं? जानते हैं, जान लीजिएगा। और इस पद्धति के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण है वो निम्न नियमों की सहायता से किया जा सकता है। इसमें कुछ छोटी छोटी अभी टर्म आपको बताएंगे, जिसको आप जानेंगे तभी आगे आप नामकरण कर पाएंगे। नहीं तो अगर अभी हम कह दें डायरेक्ट, देख लीजिए समझा दे रहा हूं, जैसे अभी मैंने लिख दिया CH3COOH कह दिया। अब कहा मैंने नंबरिंग किया, इधर से एक कार्बन, दो कार्बन को हमने एथ कहा और सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ दिया? N, और फिर COOH समूह है तो इसका अनुलग्न क्या हो गया? ओइक अम्ल, और इसको पूरा जोड़ करके लिख दिया तो बन गया हमारा क्या? एथेनोइक अम्ल। ये आप ऐसे बनाओगे इसका IUPAC नेम। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये जो मैं अभी सिस्टम आपको बता रहा हूं ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि आप अभी पूरा नियम जाने ही नहीं हो। जब तक सारे नियम आप स्टेप बाय स्टेप नहीं जानोगे तब तक आप इसको बना नहीं पाओगे। जान लीजिए, हमने लिख दिया यहाँ पे CH3OH, तो हमने कहा इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन का मतलब मेथ, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया? R, N, और OH है तो क्या हो जाएगा? R, और दोनों को मिलाकर के लिख दिया तो बन गया मेथेनॉल। इस तरीके से बन गया। अब ये कैसे मेथेनॉल बना ये तब जानोगे जब सारे नियम को जाने रहोगे तब। और इसीलिए धीरे धीरे, समझ रहे हो ना, धीरे धीरे एक एक नाम को पढ़ते चलेंगे, नियम को, सिस्टम को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितना आप नियम बता रहा हूं सारा नियम याद होना चाहिए, तभी आपको नामकरण करने में आसानी होगी। जो बच्चे बाद में अगर ये शिकायत करेंगे सर हमको कम समझ में आ रहा है, तो वो लोग जान लीजिए लापरवाही बरतेंगे। जितना मैं बता रहा हूँ सारा नियम पर डे इसको अब याद कीजिए आप, तब फिर आपको नॉमेनक्लेचर में, क्योंकि कहेंगे यहाँ पे एक कार्बन है तो मेथेन होता है। अब आपको मेथेन मालूम है नहीं तो कहाँ से आप कर पाओगे? इसीलिए कह रहा हूँ कि अब IUPAC सिस्टम पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए आप लोग इसमें सारे नियम को पर डे लिखो और पर डे तैयारी करो। सब लोग ध्यान दीजिए, तभी आपके लिए समस्या क्रिएट नहीं रह जाएगी। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, शुरुआत किया करते हैं। सबसे पहली चीज, एक लाइन अभी लिखवा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे क्या करने जा रहे हैं? IUPAC नामकरण की पद्धति, इसको तो मैंने लिख दिया, वहां पे भी लिखा था लेकिन यहां फिर से लिख दे रहे हैं। चलिए, IUPAC पद्धति के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण निम्न तथ्यों या फैक्ट के आधार पर किया जा सकता है।
आधार पर किया जा सकता है। चलिए अब शुरू करते हैं यहां से खेल, अपना जान लीजिएगा। जो IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम है उसमें कुछ रूल्स दिए गए हैं, कुछ नियम दिए गए हैं, और उसी नियम के ही अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, कार्बनिक यौगिकों का क्या कर सकते हैं, नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। और उस नॉमेनक्लेचर में कौन कौन से रूट होंगे, जैसे आपको पहले बताएंगे अभी मूल शब्द, रूट वर्ड या जिसको जनक श्रृंखला भी कहते हैं, कुछ लोग पैरेंट चेन भी कहते हैं। फिर आपको बताएंगे कि क्रियात्मक समूह क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इसकी भी चर्चा आगे करेंगे। फिर अनुलग्न क्या होते हैं, अनु माने होता है पीछे, लग्न माने जोड़ा जाने वाला। जैसे आप सबका नाम जब लिखा जाता है तो आपके नाम के पीछे आपकी कास्ट लिख जाती है, सिंह लिख दिया जाता है, तिवारी लिख दिया जाता है, पांडे लिख दिया जाता है, यादव लिख दिया जाता है, पटेल लिख दिया जाता है, मौर्य लिख जाता है, एनी वंश जो भी, ऐसे सब में सिस्टम है, जान लीजिएगा। तो ऐसे मूल शब्द एक अनुलग्न होता है जो पीछे जोड़ा जाता है, और एक होता है पूर्व लग्न जो पहले लिखा जाता है, जान लीजिएगा। तो ये आपको सब पूरी चीजें यहाँ पे डिटेल आपको बताएंगे, और अंत में एक फार्मूला बताएंगे, उसी हिसाब से नॉमेनक्लेचर सिखाएंगे। तो निम्न कहने का मतलब फैक्ट के आधार पर किया जा सकता है। सबसे पहला फैक्ट है, जान लीजिएगा, मूल शब्द नंबर 1। अब इसको इरेज कर रहा हूं पहले, तब फिर बता रहा हूं। नंबर 1 लिखेंगे मूल शब्द, रूट वर्ड, या जिसको आप लोग कह सकते हो जनक श्रृंखला, कुछ लोग पैरेंट चेन भी बोल देते हैं इसको, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 यहां बढ़िया सा हेडिंग लगाई हो, और यहां पे होगा आपका क्या, ये मूल शब्द, या जिसको हम लोग कहा करते हैं रूट वर्ड। हम इसको आम भाषा में बोलते हैं जनक श्रृंखला, क्या बोलते हैं इसको, जनक श्रृंखला। अब चलिए ध्यान दीजिए, मूल शब्द क्या है। मूल शब्द का मतलब होता है कि यह किसी कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला को क्या करता है, यह व्यक्त करता है। मतलब अगर आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब हम उसका नंबरिंग करेंगे तो उसमें कार्बन की जो सबसे लंबी श्रृंखला होती है वो जो बताया करता है, वो किसके द्वारा बताया जाता है, मूल शब्द के द्वारा। भाई जब नॉमेनक्लेचर करेंगे इसमें तो जो लॉन्गेस्ट चेन होती है उसको ये क्या किया करता है, स्पष्ट किया करता है। यह कार्बनिक यौगिकों में या कार्बनिक यौगिकों की सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला क्या हुआ करती है भैया, कार्बन की श्रृंखला, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। क्या अगर कोई कहे व्हाट डू मीन बाय वर्ड रूट, these are terms which are defined into the organic compounds longest carbon chain is called root word। ऐसा कोई एक आपका रास्ता होगा जिस रास्ते में कार्बन की संख्या क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, और वही क्या कहलाया किया करता है, उसकी लंबी श्रृंखला को। ये कार्बनिक यौगिकों की सबसे, या कार्बनिक यौगिकों में कर दीजिए, कार्बनिक यौगिकों में सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला को क्या किया करता है, व्यक्त करता है, या प्रदर्शित करता है, या स्पष्ट करता है, निर्धारित करता है, बताता है। ये सारी चीजें यहां पे लिख सकते हो। तो आपको पहली चीज बता दिया कि जो चीज अगर कार्बन की जो सबसे लंबी श्रृंखला को बताएगा उसी को ही हम लोग क्या कहा करते हैं, मूल शब्द या रूट के नाम से क्या किया करते हैं, जानते हैं। अब जैसे श्रृंखला में कार्बन की संख्या, या श्रृंखला की कर दो, श्रृंखला की लंबाई। और दूसरी चीज क्या होता है, मूल शब्द, वर्ड रूट क्या कहलाएगा। ये दो कॉलम बनेंगे भैया, और ये कॉलम पहले भी आप पढ़ चुके हो थोड़ा बहुत। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि आपने जब कार्बन का काउंट किया, अब उसमें श्रृंखला की लंबाई एक कार्बन तक गई है, केवल एक ही कार्बन है, तो उसके लिए हम मूल शब्द क्या लगाते हैं, मेथ। क्या लगाते हैं, मेथ। अगर दो कार्बन होता है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, एथ। ये सब
सब चीज जानते हो थोड़ा बहुत, हाइड्रोकार्बन में मेथेन एथेन वगैरह। अब 3 होगा तो आप उसके लिए क्या लिखोगे? प्रोप। क्या लिखोगे भैया? प्रोप। 4 होगा तो उसके लिए आप क्या लिखोगे? ब्यूट। क्या लिखोगे? ब्यूट। और अगर 5 होता है तो उसके लिए आप क्या लिखते हो? पेंट। क्या लिखते हो? पेंट। और 6 होता है तो उसके लिए क्या लिखा जाता है? हेक्स। क्या लिखा जाता है? हेक्स। 7 होता है तो उसके लिए लिखा जाता है हेप्ट। क्या लिखा जाता है? हेप्ट। और अगर 8 होता है तो उसके लिए लिखा जाता है आक्ट। क्या लिखा जाता है? आक्ट। अगर 9 होता है तो उसके लिए लिखा जाता है नोन। क्या लिखा जाता है? नोन। और अगर 10 होता है तो उसके लिए डेक। क्या लिखा जाता है? डेक। और उसके बाद भी है, ऐसा नहीं है कि यहीं तक रहता है, जान लीजिए, इसके बाद भी होता है, जान लीजिएगा। तो ये वर्ड रूट है। अब अगर आपने कार्बन ऐसे लिखा हुआ है तो ये एक कार्बन है तो मेथ हो गया। अगर कहीं रूट ऐसे बनी है, जान लीजिए, तो अब कितना कार्बन है? 2 कार्बन, एथ हो गया। और अगर 3 कार्बन की वर्ड रूट कहीं बनी हुई है इस तरीके से तो अब 1 2 3 तो ये एथ हो गया। फिर ऐसे ही आपकी क्या बनी है? ये 4 कार्बन की बनी हुई है तो ये क्या हो गया? आपका ब्यूट हो गया। ऐसे आप 5 कार्बन का भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि कोई सीधी ही रहे आपकी श्रृंखला, तो ये क्या हो जाएगी? पेंट हो जाएगी। अगर 6 कार्बन का होगा तो वो क्या कहलाएगा? हेक्स कहलाएगा आपका, जान लीजिएगा। क्या कहलाएगा? हेक्स कहलाएगा। सीधी जरूरी नहीं है सीधी रहे, कैसे भी जान लीजिएगा। तो अगर आपको 1 कार्बन वाली श्रृंखला मिलती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मेथ। 2 कार्बन की एथ, 3 की प्रोप, 4 की ब्यूट, 5 की पेंट, 6 की हेक्स और 7 की हेप्ट, 8 की ऑक्ट, ऑक्टो, ऑक्ट और 9 की क्या होगी? नॉन और 10 की क्या होगी? डेक। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ऐसे याद होना चाहिए। अगर कार्बन की श्रृंखला ऐसे रहेंगी तो आपको ये चीज मालूम होना चाहिए। जब बनाएंगे आप लोग नोमेनक्लेचर में तो किस तरीके से इसको आप क्या कर सकते हो? बना सकते हो। तो ये रहा पहला आपके लिए, जान लीजिए। यूपीएससी सिस्टम में ये पहली चीज हमने बता दिया कि जब नामकरण करोगे तो अगर 1 कार्बन रहेगा तो क्या बोलोगे भैया? मेथ। 2 कार्बन रहेगा तो क्या बोलोगे? एथ। 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेक। तो इतना चीज आपको क्या करना है? आज की क्लास में प्रिपेयर करना है। कल आपको हम पहले बताएंगे क्या हुआ करता है क्रियात्मक समूह और कौन कौन से क्रियात्मक समूह होते हैं। और उसके पहले चाहे पढ़ लीजिएगा अनुलग्न क्या होता है, प्राइमरी अनुलग्न क्या होता है, सेकेंडरी अनुलग्न क्या होता है। इसे धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे और आप एकदम स्टेप बाय स्टेप देखते रहेंगे पूरी क्लास को, तो आपको बढ़िया सा समझ में आएगा। तब बस क्लास क्लोज। चैनल्स पे नए तो आप सब्सक्राइब करो और आप बढ़िया तरीके से कमेंट करो और आप कमेंट करके साथ साथ लाइक करो। थैंक यू, धन्यवाद।